सो गाइस फाइनली आज वो वीडियो आ चुका है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आईसीएससी ने 10th वालों के लिए जो एमसीक्यू का पैटर्न रिलीज़ किया था कि मतलब किस प्रकार से एमसीक्यू जो सेमेस्टर 1 होगा उसमें आएंगे, उसका जो स्पेसिमेन पेपर है वो रिलीज़ कर दिया है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से आप उसे डाउनलोड करेंगे, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, मतलब कि बायोलॉजी का जो स्पेसिमेन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर 40 मार्क्स का होने वाला है, तो हम लोग ये जानेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस वैरायटी से आते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है। ओके गाइस, तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो उससे पहले आपको एक रफ कॉपी या कोई अच्छी सी कॉपी ले लेनी, जैसे मैंने ले ली। मतलब कि मैं बता रहा हूँ, आपको एक कॉपी ले लेनी है, उसमें साथ साथ लिखना है, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन लिखना है, देन उसके चारों ऑप्शन और जो सही होगा उसको टिक नहीं लगाना है। पहले आप मेरे साथ एक बार पढ़ोगे तब आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है बस। उसके बाद आप जब ये पढ़ लोगे तो एक कल या परसों आप क्या करोगे, अपने आप का टेस्ट लोगे। कल या परसों नहीं, या फिर आप जब अपने बायोलॉजी के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आप अपना टेस्ट लेना। टेस्ट लेने के तौर पर आप क्या करेंगे, इस एमसीक्यू पर आप जो आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे अभी, उस पर आपको सही ऑप्शन टिक करना है। बाद में मेरी वीडियो पे आकर मैच कर लेना है क्या सही है और क्या गलत। सो गाइस, इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है बायोलॉजी में 39+ लाने से कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट सेमेस्टर में। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम लोग एक एक क्वेश्चन को इजीली डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ समझा देंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शुक्ला। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे आईसीएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, जो आईसीएससी ने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था 10th आईसीएससी वालों के लिए एमसीक्यू का पैटर्न, मतलब मेनली जो एमसीक्यू के पैटर्न का स्पेसिमेन पेपर जो आईसीएससी ने रिलीज़ किया था, उस वीडियो मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, आज हम लोग बायोलॉजी का पेपर का फुल डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, मतलब कि आपके जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है। टाइम अलाउड 1 आवर, मतलब कि आपका टाइम जहाँ यहाँ पर 1 आवर का आपका पूरा टाइम है। देन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन लिखा हुआ है द मार्क्स इंटेंडेड फॉर क्वेश्चन आर गिवन इन ब्रैकेट, मतलब जो क्वेश्चन है जितने मार्क्स का वो ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, ये सब कोई खास बात नहीं यहाँ पर बताई गई, सिर्फ खास बात ये है कि आपको पेपर 1 घंटे में पूरा करना है, बस इतना आपको समझना है, बाकी और ऊपर इंस्ट्रक्शन कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 1 आता है हमारे पास 50 मार्क्स का। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आप ही का लॉस होगा, ये आप समझ लो। अगर आपको 90+ लाने और अगर आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया तो आपके 89 हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको 100 लाने, एक क्वेश्चन स्किप कर दिया तो 98 हो सकते हैं। तो इस वजह से स्किप मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ एक कॉपी बना लो। देखो, जैसे मेरी ये कॉपी है, यहाँ पर मैंने पहले से ही एमसीक्यू लिख रखे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेमेस्टर 1 के एमसीक्यू मैंने पहले से लिख रखे हैं। एक्चुअली में वो फेस कैमरा है, फ्लैश कैमरा, इस वजह से आपको अपोजिट दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे एमसीक्यू लिख लिए हैं, तो इस वजह से आप लोग भी मेरे साथ एमसीक्यू लिख लो, ताकि आप देखिए, आप अगर अभी एमसीक्यू नोट कर लेते हो क्वेश्चन वाइज, टाइम लगेगा ये तो पता है, क्योंकि पेपर बड़ा है तो टाइम लगने वाला है लिखने में। मुझे भी टाइम लगा था, फिर भी 2 घंटे में। अगर आप धीरे लिखते हो तब भी 2 घंटे में हो जाएगा, तेज लिखते हो तो 1 घंटे में हो जाएगा। इसको नोट करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप मेरा एक वीडियो देखो, ये वाला, उसमें आप क्वेश्चन नोट करो, सिर्फ समझो और नोट करो। फिर उसके बाद आप अगर आपने अभी तक अपने बायोलॉजी के सारे चैप्टर नहीं पढ़े हुए इन द सेंस आपने अभी कुछ चैप्टर पढ़े कुछ नहीं पढ़े, उन सभी को पढ़ लेना एक बार। फिर अगर आपको लगे कि मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तब आप इन क्वेश्चन जो आपने अभी नोट किए उस पर टिक लगाना शुरू कर देना। तो पहले थोड़ी मेहनत कर लो, बाद में सिर्फ आपको टिक लगाना है। ओके, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है सेक्शन 1 15 मार्क्स। यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 15 मार्क्स, सेक्शन 2 15 मार्क्स, सेक्शन 3 10 मार्क्स। ओके, सेक्शन 3 में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जिसमें फिगर हैं और एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आएंगे। तो चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज बट वन फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब यहाँ पर पूछा गया है, एक करेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम है, एक पेयर है करेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम का, जो कि सेम शेप का है और सेम साइज का है, इसीलिए करेस्पॉन्डिंग है। लेकिन वो
एक क्रोमोसोम अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, मतलब जो वन पेयर होता है, एक पेयर पेरेंट्स से, एक उसमें पेयर में एक जो है पेरेंट से आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। तो ये उसका कहने का मतलब। तो वो किस प्रकार के क्रोमोसोम होंगे? ऑटोसोम? ऑटोसोम नहीं होगा। सेक्स क्रोमोसोम? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेक्स क्रोमोसोम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक एक पेयर पेरेंट से आते हैं। ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होने वाला। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये करेक्ट ऑप्शन है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों होगा? अगर आपके हेयर का कलर, हेयर के कलर का कोई है, मतलब हेयर के कलर का कोई क्रोमोसोम आ गया, तो जो दूसरा होगा वो भी एक मदर से आएगा हेयर का कलर, एक फादर से आएगा हेयर कलर, उसका शेप और साइज सेम होगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा पहले वाले का जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया, तो जो पहला वाले का करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम हमारा करेक्ट आंसर है। तो जरा ध्यान सुनो, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आपको बोल के बताऊंगा, तो आप लोग वहां पर ज्यादा फोकस करना। ओके, देन देखो, देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब उसको बताना है, चाहे वो, मतलब उस फैक्टर को बताना है, चाहे वो तेज हो, कम हो, ना हो, कुछ ना हो, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब वो हो ना हो कोई मतलब नहीं, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो उस फैक्टर का आपको नाम बताना है। पहला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट करता है। किस प्रकार करता है वो आपको जानना है। तो जब आप चैप्टर को एकदम ब्रीफली रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्लांट में कोई काम नहीं होता। वो जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं, सिंपल कोई काम नहीं है। उसी प्रकार प्लांट में भी ऑक्सीजन का कोई काम नहीं। तो ऑक्सीजन चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, हो ना हो, कोई मतलब नहीं, वो कोई इफेक्ट नहीं करता है ट्रांसपिरेशन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अभी इस बात को ध्यान से समझना थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन कॉन्टेक्ट कैसा हो? डायरेक्ट हो। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, डिफ्यूजन, इंडोस्मोसिस, इम्बाइबिशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप उसको पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो गाइस डिफ्यूजन, जिन लोगों को पता था कि डिफ्यूजन ही होगा उनके लिए थम्स अप। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर डी आता है, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए स्टैंड अ कोर ऑफ स्टोन। ध्यान देना, मैंने इसको अपने वीडियो में बताया है। मतलब कि पूछा गया कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होगा जिसमें डीएनए का स्टैंड होगा और हिस्टोन के कोर्स होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सेंट्रोसोम, कोई चांस ही नहीं है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है, तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है लेकिन उसकी यूनिट होती है, वो कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियोसोम is one of the correct answer. Which one of those choose? Nucleosome is the correct answer. Then thumbs up for those. मतलब जिन्होंने भी सोचा था कि ये न्यूक्लियोसोम सही हो सकता है तो उनके लिए थम्स अप। ओके, फिर देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, द सॉल्वेंट यूज टू डिजोल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट व्हाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्स। मतलब हम लोग जब लीफ में स्टार्स चेक करते हैं तो क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल को डिजोल्व करने के लिए कौन सा पिगमेंट लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके पास सोडा लाइम, नो चांस, सोडा लाइम नहीं होने वाला है। कार्बोल, क्या लिखा हुआ उसको था, कार्बोलिक एसिड, ये हमारे पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है तो ये भी नहीं होगा। देन आता है मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड वाटर, वाटर और मिथाइलेटेड स्पिरिट। वाटर को हम लोग उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मेन होता है मतलब उसको डिजोल्व करने के लिए पूरी तरह से, डिजोल्व तो मिथाइलेटेड स्पिरिट से हो जाता है लेकिन जो पूरी तरह से डिजोल्व होता है वो वाटर की मदद से। लेकिन यहाँ पर अगर आपको देखा जाए ज़्यादा चांस किसकी है, तो अगर मिथाइलेटेड स्पिरिट ना हो तो ये सॉफ्ट होने वाला नहीं। मतलब देखो जैसे आपको क्या करना है, लेट सपोज आपको अपने जो ब्रिक है उसका चूरा बनाना है, तो आप क्या करोगे, जब तक कोई हैमर नहीं लोगे तब तक, हैमर होगा तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, फिर उसके बाद आप उसे इजीली अपने हाथों से भी ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन अगर हैमर नहीं होगा तो आप उसको अपने हाथों से ब्रिक को घिस के ऐसे नहीं कर सकते हो। सेम केस यहाँ पर आता है कि जो मेथाइलेटेड स्पिरिट है, अगर जब तक उसका यूज नहीं करोगे तब तक वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन पार्ट 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 मेथाइलेटेड स्पिरिट इज द करेक्ट आंसर। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको वन वर्ड है चूज करना है, लेकिन ऑप्शन दिए गए मतलब एवरीथिंग इज अबाउट एमसीक्यू, एमसीक्यू ही करना है। तो देखो पहला लिखा हुआ है ड्यूरिंग मियोसिस डॉटर सेल्स आर फॉर्म। मियोसिस के टाइम पे कितने डॉटर सेल फॉर्म करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको दोबारा से एक बार अपना पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही ईजी है। मियोसिस के समय 4, माइटोसिस के समय 2। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा वुडन डोर स्वेल अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो वुडन डोर होती है आपने देखा होगा कि जैसे अभी मेरे ही घर में क्या हो रहा है कि जो अभी बारिश हो रही थी, ये टाइम जो है ना बारिश का चल रहा है, कभी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो रूम के गेट होते हैं वुडन के लकड़ी के, उनको बंद करने में प्रॉब्लम आती है। और जब गर्मी होती है तो वो ईजिली बंद हो जाते हैं, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो वो जो है क्या होता है कि बंद होने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। वो क्यों हो रहा है, उसका जो मेन कारण है वो है इम्बाइबिशन, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है, जो रेनी सीजन का वाटर है, वो वाटर डोर के अंदर मतलब विंडो डोर के अंदर इंटर किए जा रहे हैं। इंटर करने से अगर कोई चीज़ ये है इतना बड़ा था ये चीज़, देखो ये इतना बड़ा था चीज़, मतलब इतना, अब इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ डालोगे थोड़ा 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 तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा। वही सेम चीज़ अगर डोर का साइज थोड़ा सा भी बढ़ गया तो वो बंद होने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट था उसका जो सही आंसर है वो है पार्ट नंबर 3 इम्बाइबिशन। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जो लिखा हुआ है द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ओके गाइस, तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेमी परमिएबल ये क्या पूछ रहे हैं। आपको जब भी आपने नाम सुना होगा सेमी परमिएबल प्लांट सेल, प्लांट सेल का नाम सुना आपके दिमाग में क्या आएगा, सेल वॉल। बच्चों लेकिन ये गलत है। सेल वॉल जो आपकी होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमिएबल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। मतलब कि जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल नहीं होती है, मतलब वो फ्रीली परमिएबल होती है। आप लोग के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके फ्रीली परमिएबल कौन होता है, सेल वॉल, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ सेमी परमिएबल होती है, मतलब उससे कुछ ही पार्टिकल्स अंदर जा पाएंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर जा पाएंगे जिनको वो इजाज़त देगा, लेकिन सेल वॉल में कुछ नहीं है, जिसकी मर्जी आए सब घुस जाएं। मतलब सेल वॉल कुछ नहीं है फिलहाल, खाली एक कवरिंग है जो कि शेप देता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब सॉरी गाइस, जो सी वाला पार्ट था उसका सही आंसर है 3, और सॉरी गाइस सही आंसर है 2, सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। तो क्वेश्चन नंबर डी लिखा हुआ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारे ट्रांसपिरेशन चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं हंस रहा हूँ। गटेशन कहाँ पर होता है, गटेशन स्टोमाटा में हो नहीं सकता, लेंटिकुलर्स में लेंटिकुलर होता है, क्यूटिकुलर में क्यूटिकुलर होता है, बचा हाइडाथोट्स में ही हमारा गटेशन होता है। गटेशन में क्या होता है, जब लीफ की मार्जिन में थोड़ा बहुत कट लग जाता है, आपने देखा होगा जब आप कभी कभी थोड़ी लीफ को काट दो, ध्यान से कभी कभी काट दो या मोड़ दो उसको, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि लिक्विड टाइप में आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वाटर का लॉस। वाटर का लॉस किस फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट आने लगते हैं जो आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप टच करते हो तो आपको पता चलता है। तो वो ड्रॉपलेट किसके थ्रू आ रहे हैं, हाइडाथोट्स। ओके I hope you will understand this concept clearly. Then we will going on the second question. तो आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर नंबर 4 सही है। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, अ प्लांट विथ वेरिएटेड लीव्स। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल सर्च किया है, तो इसका जो सही आंसर है कोलियस है। क्या है गाइस, ऑप्शन 1 सही आंसर है। इसका मुझे रीजन भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि लोटस में ये नहीं होता है, लेकिन मुझे पता था लोटस पीपल मैंगो में ये नहीं होता था, लेकिन मुझे कंफर्म ये भी नहीं था कि कोलियस में होता है कि नहीं, तो मैंने गूगल सर्च किया था, तो कोलियस इसका सही आंसर है। देन हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द ऑप्शन बिलो। मतलब कि आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। लिखा हुआ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। मतलब कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, कंटेंट कहने का मतलब जो सेल है हमारी, ये सेल है, सेल के अंदर जितना सारा मटेरियल भरा हुआ है वो जो फोर्स सेल वॉल पर लगाती है, मतलब अंदर का कंटेंट जो दीवारों पर फोर्स लगाते हैं, जिस समय मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो जो मेरा फोर्स है, मैं सेल का कंटेंट हूँ, ये मेरी सेल वॉल है, तो इस पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ फोर्स कौन सा है, टर्जर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर ये रूट्स में होता है, लेकिन वॉल प्रेशर यहाँ पर कोई रियल वॉल की बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए टर्जर प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। ओके तो टर्जर प्रेशर आपका करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पर। बी लिखा हुआ है द सेल कंपोनेंट विजिबल। हाँ ओके, सेल डिवीजन के समय पे वो कौन सा सेल कंपोनेंट होता है जो पूरे सेल डिवीजन के समय विजिबल रहता है। मतलब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हुई, डिवाइड हो गई, डिवाइड होने से डिवाइड होने तक का पूरे प्रोसेस के बीच में केवल एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से विजिबल होती है, वो क्या है हमारा
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही एक ऐसी चीज़ है, कभी वो डबल फॉर्म में होता है, कभी कभी वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, कहीं पर वो क्रोमोसोम बन जाते हैं, मतलब डुप्लीकेट हो जाते हैं। मतलब पूरी सेल साइकिल के समय पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस होने में एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से विजिबल होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पर। मैरीन फिश व्हेन प्लेस्ड अंडर, ओके आप लोग क्वेश्चन इजी से देख सकते हो, लिखा हुआ मैरीन फिश व्हेन प्लेस्ड अंडर अप वाटर बर्स्ट बिकॉज, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ मैरीन फिश व्हेन प्लेस्ड अंडर टैप वाटर बर्स्ट बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर एक मेन रीजन फॉलो होता है, मतलब उसके पीछे एक मेन रीजन है। अगर आप लोग ने एब्जॉर्प्शन बाय रूट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके पीछे जो रीजन है उसे हम लोग बोलते हैं इंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं गाइस? इंडोस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक होती है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट फेज। क्वेश्चन नंबर डी में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है, देखो रिएक्शन दो तरह की होती है, लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज को हम लोग कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज को हम लोग कहते हैं डार्क फेज, मतलब जिस क्वेश्चन में डार्क फेज की बात की जा रही है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज को हम लोग कहते हैं लाइट फेज। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो डार्क फेज है, जो डार्क रिएक्शन हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहाँ पर हो रही है, किस पार्ट में हो रही है? पार्ट के नाम दिए गए हैं ग्रेना, फ्रेट, स्ट्रोमा, स्टोमा। स्टोमा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो स्टोमाटा का प्लूरल फॉर्म है, मतलब सिंगुलर फॉर्म है। ओके, तो स्टोमा नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन पर बोल जाओ, आखिरी ऑप्शन नहीं होने वाला है, आपको आखिरी ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर उसका जो ऑप्शन 3 है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा सही आंसर है क्योंकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो मेनली स्ट्रोमा में ही होती है, तो स्ट्रोमा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर ई पर। सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ the same gene occupying by the same position on the alternative form of the same gene occupying of the same position on the homologous chromosome। यहाँ पर आपको द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है? एलील होता है। एलील इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको अगर इतना पता है, आपने डिफिनेशन पढ़ी होगी जीन एलील की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव क्या होता है? मतलब सेम साइज है, सेम पोजिशन है, सब कुछ सेम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलील्स। क्वेश्चन नंबर ई का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 एलील्स। सो गाइस आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट दें ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहें। ओके, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में शेयर कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और उन लोगों को भी नॉलेज हो जाए। और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते कि उसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो कतई मत शेयर करना, ये मैं भी करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन पाई, आपको पता चल गई वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपका दोस्त जो है वो आपकी के टक्कर का है, आपको सोचना है कि उसको आगे नहीं देने जाना, तो आप बिल्कुल मत शेयर करो, ये मैं भी करता हूँ कभी कभी। ओके, देन आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 भी हमारा 15 मार्क्स का है, तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ICSC मतलब काउंसिल वाले क्या क्या दिमाग में लगाया, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में डाल दिए हैं, डेफिनेशन भी इसी में डाल दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी में डाल दिए हैं। मतलब फिलहाल यहाँ पर करना आपको दिमाग से ही, MCQ का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑस्मोसिस क्या होता है उसकी डिफिनेशन बताना है, डिफाइन करना है आपको। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये इसलिए क्योंकि वहाँ से वाटर एंटर करता है, सेमी परमेबल। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपको नहीं है, आपको अगर फोटोलाइसिस में पढ़ा है तो आपकी डिफिनेशन याद होगी, मुझे याद है। तो जो इसकी डिफिनेशन होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन को प्रेजेंस ऑफ लाइट इन करना, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आयंस थे और ऑक्सीजन थे उसका स्प्लिट करना, उन दोनों को अलग करना। हाइड्रोजन, हम आपको एक बार और बताते हैं, कंफ्यूजन हो रही है ना, ध्यान दो। जो वाटर मॉलिक्यूल था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उन दोनों को अलग करना लाइट के प्रेजेंस में। कहाँ पर? ग्रेना में लाइट की प्रेजेंस पर वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन को अलग करना, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला पूछा गया लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग करना, क्योंकि मंडल ने अपने लॉ में यही बताया था। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन दिया गया है, अगर आपने लॉज ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है।
ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है द टू member of a pair of factors separate during the formation of genetics। मतलब ये लॉस ऑफ सेग्रीगेशन, देखो दिमाग लगाओ मेरी तरह, साथ दिमाग लगाना एकदम। लॉस ऑफ सेग्रीगेशन किस चैप्टर का है हमारा जेनेटिक चैप्टर का। तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, आखिरी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जर्मिनेशन। यहाँ पर आपके बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में आप लोग दिमाग लगाओ। वहाँ पर ज्वाइन का भी कोई ऑप्शन नहीं, मतलब अलग ही होना है, क्योंकि सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना। तो पहला भी गया, चौथा भी गया, बचा 2। तीसरा बताया गया द टू क्रोमोसोम ऑफ पेयर फैक्टर। यहाँ पर किसी भी 2 मेंबर को अलग करने की बात हो रही है, ना कि सिर्फ क्रोमोसोम की। यहाँ पर आप लोग लॉस ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से किसी भी 2 मेंबर को अलग कर सकते हो, ना ही क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। द टू मेंबर ऑफ अ पेयर फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पूछा गया गटेशन आपको बताने का, अभी मैंने आपको बताया वो होता कहाँ पर, हाइड्रोथोर्स पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। मैंने अभी आपको क्या बताया था, लीफ मार्जिन कहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होता है। द लॉस ऑफ वाटर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स ही है। मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब वाटर लूज होता है लीफ मार्जिन से, तो उसे हम लोग बोलते हैं गटेशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो डी था उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 4 पैसेज ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स, मतलब कि आयन का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर जाना एनर्जी, सेल की एनर्जी से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए के लिए कुछ चौथा सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन बताना है। सेम हो गया, सेम इसलिए होगा क्योंकि जिस प्रकार आप लोग उसमें लिखते थे फंक्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसी में से कोई हो सकता है। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन आया था स्पिंडल फाइबर के फंक्शन बताओ। ओ सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन पूछिए। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए में पूछा गया कि स्पिंडल फाइबर कहाँ पर होता है। स्पिंडल फाइबर कहाँ पर होता है, तो स्पिंडल फाइबर आपका 2 सेंट्रियोल्स के बीच में होता है। सेंट्रियोल्स अगर कहीं आपके ऑप्शन में नहीं है तो समझ लो क्वेश्चन गलत है, सेंट्रियोल्स है तो स्पिंडल फाइबर होगा। तो 2 सेंट्रियोल्स के बीच में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। आपने देखा होगा एक फिगर जहाँ पर भी फिगर आएगा, तो 2 सेंट्रियोल्स एक इस पोल पे होगा, एक इस पोल पे होगा, उनके बीच में जो ज्वाइनिंग होती है, जहाँ पर सेंट्रोमियर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम अटैच होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है, मेरा कहने का मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन ए सही है हमारा। ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट है हमारा सो गाइस, यहाँ पर दूसरे पार्ट में आपको रूट हेयर का एक एग्जैक्ट फंक्शन बताना है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है वो कहाँ पर होता है। तो जो रूट हेयर होता है वो एपिडर्मिस के एक्सटेंशन पर पाया जाता है, मतलब जहाँ पर एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होता है वहाँ पर क्या होता है, रूट हेयर पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सी आता है स्टोमाटा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो जो इस बात को आप ध्यान रखें, स्टोमाटा के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो वो पाया जाता है मोर ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द डोर्सी वेंट्रल लीव्स, more of the lower surface of the dorsal ventral leaves। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया थाइलाकॉइड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है। तो जो थाइलाकॉइड होता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ पर पाया जाता है। 2 तरह के पैरेन्काइमा होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ पर होता है, तो जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो पाया जाता है हमारा बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मतलब कि जो डाइकोट लीव होती है उनके जो ऊपर अपर एपिडर्मिस होता है और स्पॉन्जी लीव्स होते हैं, उनके बीच में जो होता है वो होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर ई के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। सो गाइस, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है उसमें हमें फंक्शन बताने हैं। मतलब कि मेनली जो कंसेप्ट है वो पूरा जैसे आपका पहले पेपर होता था बोर्ड वाला, उसमें जो सेक्शन बनाते हैं दूसरे में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली फंक्शन, लोकेशन और जो आते थे मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब से सेक्शन 1 में पहले भी आते थे, अब भी वही है, खाली इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो यही थोड़ा इजी हो गया है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर आपको बताने हैं स्ट्रोमा का फंक्शन बताना है। किसका फंक्शन बताना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको स्ट्रोमा का फंक्शन बताना है। तो जो स्ट्रोमा का फंक्शन होता है, जो लाइट डिपेंडेंट फेस होता है ना, वो मेनली जिस जगह पर हो रहा होता है वो स्ट्रोमा होती है। तो स्ट्रोमा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट ऑफ लाइट
डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट डिपेंडेंट फेज जो होता है वो ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या है उसका, वो किसके फंक्शन द्वारा होता है, स्ट्रोमा के द्वारा। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेज का सही हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर ए का चौथा ऑप्शन एकदम सही है, पक्का कंफर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया गार्ड सेल क्या होता है, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जो स्टोमाटा क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ये सब जो काम रेगुलेट करता है ना, कौन करता है, स्टोमाटा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, जाइलम। जाइलम नहीं, जालिम मत बोल देना, जाइलम मत बोल देना, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। जाइलम वाटर तो ले नहीं जाता, सॉरी गाइस, जाइलम फूड तो नहीं ले जाएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि फूड कौन ले जाता है, फ्लोएम फ्लोएम फूड। ओके, ये समझ में आएगा। जाइलम वाटर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आखिरी के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड वो ले नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, और मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा नहीं। चौथा दिया गया कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फूड में नहीं आता है, लेकिन वाटर वो ले जाता है। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा हुआ है, जाइलम जो है वाटर और मिनरल का जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे प्लांट में। ओके, उसके बाद पूछा क्रोमोसोम क्या होता है। पहला कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी में भी हो सकता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, नो, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। द साइट फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोई फंक्शन नहीं है। तो जो क्रोमोसोम है वो होता है द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि जो हेरिडिटी है मतलब जो पुश्तियों से चली आ रही, जो रिवाज पुश्तियों से चला आ रहा है, उसी रिवाज को उनके पोते पर पोते तक लाने के लिए जो काम होता है, जो उसका पैसेज हो रहा है, मतलब पास हो रहा है, पहले परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा दादा से बाबा, बाबा से पापा, पापा से मैं से मेरा, मतलब समझ नहीं सकते, बहुत किचपिच वाली चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, ई हाइडाथोड क्या होता है, हेल्प इन गटेशन में मेनली हेल्प करता है। इसके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी मतलब हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हेल्प इन गटेशन। ओके, तो जो हाइडाथोड होता है वो गटेशन में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मतलब गटेशन का हमने 3 क्वेश्चन देख लिए गटेशन कॉन्सेप्ट से, मतलब अगर आपने गटेशन कॉन्सेप्ट अच्छे समझ ले 3 नंबर पक्के समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना, वही है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन 2 का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो उसके लिए मैं पहले आपको जूमिंग दे देता हूँ, आप इस फिगर को पढ़ो। इस फिगर से आपको कुछ याद आ रहा है, जरा ध्यान से समझो, कुछ याद आ जाएगा। देखो, पहला चीज तो है, इस फिगर से आपको याद आ रहा होगा कि जो फिगर है वो हमारा प्रोफेस का है। ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा फिगर कौन सा है, प्रोफेस का। अब यहाँ पर फिगर में एक लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, मतलब आपको उसका नेम बताना है, जो जहाँ पर लोकेट कर रहा है उसका नेम बताना है। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है, गिवन बिलो डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सेल ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये कौन सी स्टेज है, अरे भैया आपको साफ साफ पता है प्रोफेस स्टेज है, तो प्रोफेस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल द पार्ट मार्क एक्स, जो एक्स पार्ट मार्क किया गया है फिगर में, जरा ध्यान से देखना मेरे भाइयों, जरा ध्यान से देखो, ये जो एक्स पार्ट मार्क किया गया ना, ये आपको एक सेंटर दिख रहा है, क्रोमोसोम का सेंटर। सिस्टर क्रोमैटिड का सेंटर क्या होता है बच्चों, सेंट्रोमियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। गाइस, ये मोबाइल है, इस वजह से मुझे बार बार उसको ऊपर स्वाइप अप एंड स्वाइप डाउन करना पड़ रहा है। तो हमारा जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, नेम द स्टेज दैट फॉलोज दैट वन सो हियर। तो प्रोफेस के बाद क्या आता है, मेटाफेस। इजी था, प्रोफेस पता चल गया, मेटाफेस अपने आप पता चल जाएगा। देन पूछा गया, व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डायग्राम, डायग्राम में कितने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो देखो, आप पहले क्रोमोसोम को काउंट करो, कितने क्रोमोसोम है। यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉयड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के एक इंपॉर्टेंट फीचर बताओ। न्यूक्लियस ये पे, न्यूक्लियस दोबारा बनने लगा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है, या फिर क्रोमोसोम इक्वेटर में आ गया। तो क्रोमोसोम इक्वेटर में है नहीं, न्यूक्लियस दोबारा बन नहीं रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा नहीं बने, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ई का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई गलत नहीं है, खाली थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, बाकी मैं बाद में कंफर्म कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ई का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आप लोग आते हैं अगले स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू वाले पे। तो उसमें आपको एक फिगर दिया गया है जो कि है क्लोरोप्लास्ट का। जरा ध्यान से मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो जो फिगर देख पा रहे हो ना आप, ये क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपको
तीन ए बी सी बताया गया कि ए बी सी में कौन कौन सा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ये सेल ऑर्गेनेली कौन सी है। भैया हो, ये सेल ऑर्गेनेली कौन सी, इतना आसान क्वेश्चन। मतलब कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस चैप्टर है वो पूरा इसी पर बेस ही है, क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट उसका मेन पार्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट को कैसे भूल सकते हो। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेली वो क्लोरोप्लास्ट है। किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड के अंदर ये होता है। ओके, आगे देखो, आगे पूछा गया है जो आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी बताया गया था ना, कौन कौन से हैं। पार्ट ए में देखो आप लोग एक खाली ओपन स्पेस देख पा रहे हो, तो पार्ट ए जो है वो है हमारा स्ट्रोमा। पार्ट ए कौन सा है, हमारा स्ट्रोमा। जो पार्ट टू आप लोग देख पा रहे हो, उससे हम लोग जो उसका पूरा मतलब कि थाइलाकॉइड का अरेंजमेंट होता है, उसे हम लोग मतलब कि थाइलाकॉइड का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है मतलब बी वाला ग्रैनम है, और जो सी है वो एक का पूछा गया तो थाइलाकॉइड। ए वाला स्ट्रोमा, बी वाला ग्रैनम, सी वाला थाइलाकॉइड। तो यहाँ पर आपको ए वालों के 4 ऑप्शन दिए गए थे, बी के भी 4 दिए गए थे, सी के भी 4 दिए गए थे। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रोमा, ग्रैनम, देन थाइलाकॉइड। ए वाला स्ट्रोमा, बी वाला ग्रैनम, सी वाला थाइलाकॉइड। फिर पूछा गया है द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। यूनिट ऑफ लाइट बतानी है जो कि क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो जो लाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। ओके, तो गाइस यहाँ से आप लोग देख लो, आपके एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में मैंने आपके 40 में से 40 मार्क्स का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो गाइस इतनी मेहनत करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे ना हो मेरे दोस्त तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, तो अभी तो मैंने सिर्फ बायो का अपलोड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, कंप्यूटर, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब बाकी है। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। उस पूरी पिक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दो, ताकि मैं जब पिक्चर का पार्ट बाई पार्ट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप अपने दोस्तों को बता सको कि पिक्चर में ये हुआ। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।